नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो पवित्र विषय पर बात करने वाले हैं, गंगा नदी तंत्र। इसका एक गहरा विश्लेषण करेंगे। जी नमस्कार। बिल्कुल, और हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है गंगा नदी तंत्र, एक समग्र विश्लेषण। इसी के आधार पर आज हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। हाँ, तो मकसद यही है कि इस रिपोर्ट के जरिए हम गंगा की पूरी कहानी को समझे। कहाँ से शुरू होती है, इसका सफ़र कैसा है, इसका महत्व क्या है और आज क्या मुश्किलें हैं इसके सामने। और ये शुरुआत में ही साफ कर देना ज़रूरी है कि गंगा की पहचान ना वो दोहरी है। एक तरफ तो वो करोड़ों लोगों के लिए माँ है, पूजनीय है, आस्था का प्रतीक। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो भारत की लगभग 43% आबादी के लिए एक जीवन रेखा है, मतलब पानी, सिंचाई, सब कुछ। ये रिपोर्ट इसी विरोधाभास को बहुत अच्छे से सामने लाती है। हाँ, ये बात तो है। आस्था और जीवन दोनों जुड़ी हैं इससे। और इसका फैलाव, आपने जिक्र किया 43% आबादी, बेसिन भी तो बहुत बड़ा है। रिपोर्ट में आंकड़ा है 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा। जी हाँ, और उसका भी लगभग 79% हिस्सा भारत में है। ये बहुत बड़ा इलाका है, देश के एक बड़े हिस्से को समेटता है। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं, इसके उद्गम से। ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि गंगा मतलब गंगोत्री से निकलती है। हाँ, आम धारणा तो यही है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि कहानी थोड़ी सी ज़्यादा जटिल है। गंगा की जो मुख्य धारा मानी जाती है उसे भागीरथी कहते हैं। अच्छा, भागीरथी। हाँ, और ये निकलती है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख से। ऊंचाई करीब 3900 मीटर। पर मजे की बात यह है कि वहाँ इसे गंगा नहीं कहते। अरे, तो फिर गंगा नाम कैसे और कहाँ पड़ता है? गंगा नाम इसे मिलता है देवप्रयाग में। ये एक जगह है जहाँ भागीरथी एक दूसरी बड़ी नदी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा, इसका स्रोत कहाँ है? अलकनंदा का स्रोत है बद्रीनाथ के थोड़ा ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर। और अलकनंदा अकेली नहीं आती, उसमें भी रास्ते में कई और नदियां मिलती हैं। जैसे कि जगह बहुत पवित्र मानी जाती हैं। उन्हें ही पंचप्रयाग कहते हैं। पंचप्रयाग, हाँ, सुना इनके बारे में। ये सिर्फ नदियों का संगम नहीं बल्कि एक तरह से आस्था के बड़े केंद्र हैं। बिल्कुल, ये संगम स्थल है। इनका एक क्रम भी है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, जहाँ जोशीमठ के पास धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंडर गंगा और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से जुड़ती है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण वाला, वो है देव प्रयाग। यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा का कह सकते हैं महासंगम होता है। और इसी संगम के बाद ये जो मिली हुई धारा है वो कहलाती है गंगा। तो आप देखिए, गंगा कोई एक अकेली धारा नहीं है। सही बात है। ये तो कई धाराओं के मिलने से बनी एक महानदी है। ये जानना वाकई दिलचस्प है। अच्छा, तो देवप्रयाग के बाद गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती होगी? जी, देवप्रयाग के बाद ये आगे बढ़ती है और फिर ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए मैदानों में प्रवेश करती है। और मैदानों में आके तो इसमें और भी बहुत सारी नदियां मिलती होंगी, सहायक नदियां जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल, गंगा की असली ताकत तो उसकी सहायक नदियां ही हैं। रिपोर्ट इनको मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटती हैं। एक वो जो हिमालय से आती हैं, जिनमें ग्लेशियर पे घलने और मानसून दोनों से पानी आता है, मतलब साल भर पानी रहता है इनमें, 12 मासी हैं ये। और दूसरी वो जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। ये ज्यादातर बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं, तो इनमें पानी मौसम के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। अच्छा, और ये फर्क क्यों जरूरी है समझना, मतलब हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का? ये अंतर नदी के कुल पानी की मात्रा यानी उसके प्रवाह के लिए जरूरी है, और साथ ही कौन सी नदी कितनी मिट्टी या गाद ला रही है ये समझने के लिए भी। और बाढ़ वगैरह पर भी इसका असर पड़ता है। हिमालय वाली नदियां जाहिर है ज्यादा पानी और ज्यादा गाद लाती हैं। मतलब बाएं किनारे से मिलती हैं। बाएं किनारे की नदियों में सबसे पहली और सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है। यमुना, हाँ। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा के लगभग समानांतर बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि यमुना में खुद भी कई प्रायद्वीपीय नदियां मिलती है, जैसे चंबल, बेतवा, केन। अच्छा। यमुना खुद भी एक बड़ा सिस्टम है। और यमुना के अलावा रामगंगा है, जो उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलकर कन्नौज के पास मिलती है। फिर गोमती है, ये थोड़ी अलग है क्योंकि ये पहाड़ से नहीं, मैदानी इलाके से ही निकलती है, पीलीभीत के पास गोमतताल से। लखनऊ शहर इसी के किनारे है। फिर आती है घाघरा, जिसे करनाली भी कहते हैं। ये तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है और बिहार में छपरा के पास गंगा में मिलती है।
ये बहुत पानी लाती है। घाघरा। हाँ। और आगे? फिर गंडक नदी है, जिसे नारायणी भी कहते हैं। ये नेपाल हिमालय से आती है और पटना के पास सोनपुर में मिलती है। और एक नदी का नाम तो अक्सर बाढ़ के साथ सुनने में आता है, कोसी। हाँ, कोसी। सप्तकोशी भी कहते हैं क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है। ये भी नेपाल हिमालय से आती है और अपने साथ भयानक मात्रा में गाद लाती है। इसी वजह से ये अपना रास्ता बहुत बदलती है और बिहार में काफी तबाही मचाती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। बाप रे, रास्ता ही बदल लेती है। अच्छा, ये तो हुई बाएं किनारे की, यानी हिमालय से आने वाली। अब दाएं किनारे की, यानी दक्षिणी के पठार से आने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? इनमें सबसे प्रमुख है सोन नदी। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, जहां से नर्मदा भी निकलती है। लेकिन ये उत्तर की ओर बहती है और पटना से थोड़ा पहले दानापुर में गंगा से मिल जाती है। सोन। और कोई? ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है और अपने बीहड़ों के लिए बहुत जानी जाती है। अच्छा, चंबल के बीहड़। तो ये सारी नदियां मिलकर गंगा को वो विशाल रूप देती हैं, उसका जल प्रवाह बढ़ाती हैं। लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं लाती, आपने कहा ये मिट्टी भी लाती हैं। जी हाँ, और यही मिट्टी है जिसने उत्तर भारत के इन विशाल मैदानों को बनाया है। रिपोर्ट इसके बनने की भूवैज्ञानिक कहानी भी बताती है। वो क्या है? कैसे बने ये मैदान? रिपोर्ट कहती है कि आज जहां ये मैदान है, वहां करोड़ों साल पहले जब हिमालय बन रहा था, तब एक बहुत गहरी खाई या गर्त बन गया था, एक जियोसिंक्लाइनल ट्रफ। अच्छा। और फिर लाखों सालों तक हिमालय से आने वाली नदियों ने और दक्षिण के पठार से आने वाली नदियों ने अपने साथ लाई हुई मिट्टी, पत्थर, गाद, सब कुछ इसमें जमा किया, परत दर परत। और ये परत कितनी मोटी होगी? कहीं कहीं तो ये जमाव, ये तलछट 1000 से 2000 मीटर तक गहरा है। 2 किलोमीटर गहरी मिट्टी? अरे बाप रे, तभी ये इलाका इतना उपजाऊ है। दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक। बिल्कुल, इसी जलोढ़ मिट्टी की वजह से। हरिद्वार के बाद जैसे ही गंगा मैदानों में आती है, इसकी रफ्तार कम हो जाती है। ये फैलकर बहने लगती है, रास्ते में बल खाती है, जिन्हें विसर्प या मिएंडर कहते हैं। और कभी कभी नदी अपना रास्ता बदल लेती है, तो पुराना घुमावदार हिस्सा एक झील जैसा बन जाता है। उसे गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। समझ गया। तो हरिद्वार से लेकर आगे प्रयागराज, वाराणसी, पटना होते हुए ये बहती जाती है और अपने अंत में डेल्टा कैसे बनता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम की जगह पर पहुंचकर गंगा बटने लगती है। एक धारा हुगली नाम से दक्षिण की ओर बहती है, जिसके किनारे कोलकाता बसा है। हाँ। और जो मुख्य धारा है वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। वहां वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अच्छा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन बांग्लादेश में होता है? जी। और फिर ये संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और आगे बढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सुंदरवन, इसका नाम तो बहुत मशहूर है। ये अपने खास तरह के जंगलों, मैंग्रोव के लिए जाना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। ये पूरा इलाका नई मिट्टी से बना है, बहुत नीचा है, दलदली है और समुद्र पास होने की वजह से पानी खारा है। यहाँ ज्वार भाटा का असर भी होता है। और सुंदरी पेड़? हाँ, यहीं पर वो खास मैंग्रोव पेड़ उगते हैं जो खारे पानी में रह सकते हैं। उन्हीं में एक प्रमुख पेड़ है सुंदरी, और उसी के नाम पर इस पूरे इलाके का नाम सुंदरवन पड़ा। क्या बात है। और ये पूरा बेसन, मतलब पहाड़ों से लेके डेल्टा तक, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिहाज से भी बहुत समृद्ध होगा। जाहिर सी बात है, पहाड़ों में आपको चीड़, देवदार जैसे पेड़ मिलेंगे। मैदानों में खेती होती है, गन्ना, केला, जूट जैसी नकदी फसलें भी। और डेल्टा में मैंग्रोव, वन्यजीवों की भी भरमार है। हाथी, गैंडे, बाघ, डॉल्फिन, मगरमच्छ, घड़ियाल और पता नहीं क्या क्या। मछलियों की ही करीब 375 प्रजातियां बताई जाती हैं। इतना विशाल, इतना विविध, तो जाहिर है इसका महत्व भी उतना ही बड़ा होगा। अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें तो ये देश के लिए कितनी अहम है? आर्थिक रूप से तो ये रीढ़ की हड्डी है, समझे। ये जो गंगा के मैदान है, ये भारत के अन्न भंडार हैं। धान, गेहूं, गन्ना, दालें, तिलहन, सब कुछ यहाँ भरपूर होता है। खेती के अलावा मछली पालन, जैसा मैंने कहा, लाखों मछुआरों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। फिर इसमें पन बिजली बनाने की भी बहुत क्षमता है। रिपोर्ट कहती है करीब 130 लाख किलोवाट। और पर्यटन तो है ही, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन। और सामाजिक तौर पर
लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। करोड़ों लोगों के लिए पीने का पानी इसी गंगा और इसकी सहायक नदियों से आता है।